स्टोरी टाइम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी के साथ साथ बहुत ही पॉपुलर आप लोगों के बीच में जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं उनकी रचना कैसे हुई इसके बारे में बताऊंगी। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की रोचक कहानियों का इतिहास बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 वर्षों पूर्व भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में महिलारोप्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा अमर शक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हार कर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमित ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अब समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूर्ण करूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले गए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित आदि का ज्ञान दिया व व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र की प्रेरक कहानियाँ के संग्रह के रूप में संकलित किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आज की कहानी का शीर्षक है मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी, अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियों, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगन की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने यानी सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला और गधा अपने धोबी के पास आ गया।
उसके बाद वे रोज़ रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, यानी वो तंदुरुस्त होने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढैंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना, ऐसा न करना गधे भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। हम मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही वह दुष्ट गधा है जो हमारा बाग चल रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर गया। प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह का सम्मान करना चाहिए। अगर हम सलाह नहीं मानते हैं तो इसका परिणाम नुकसानदायक होता है।